रत्नाकराधौत्रपदाम् हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे RLS कॉन्वेंट स्कूल के इस प्रांगण में विद्यालय के प्रबंधक श्री अरुण कुमार सिंह जी, सुनील सिंह जी, जो इस कार्यक्रम के निमित्त बने, भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति सदस्य गौरव सिंह जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, संपूर्ण विद्यालय परिवार व मेरे सम्मुख उपस्थित प्रिय विद्यार्थियों, छात्र छात्रा, चूंकि कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग छिप गए हैं, तो आप भी कुछ लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं। जो नहीं देख पा रहे हैं वो सुन तो पाएंगे, तो आपको ध्यान से कुछ समय सुनना है और कुछ समय में आपके मन में जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का मैं आपसे उत्तर साझा करूंगा। तो ऐसा एक 30-35 मिनट कुल हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि छोटे विद्यार्थी भी बैठे हैं और बड़े विद्यार्थी भी बैठे हैं। मुझे लगता है 12वीं तक के विद्यार्थी बैठे हैं क्या? जी हाँ, 12वीं तक के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। तो पहला काम करेंगे, जिनकी कमर झुक गई है कमर सीधी कर लो। हाँ, मेरुदंड सीधा, कमर की हड्डी सीधी। अब प्रयास करना है 30 मिनट ये झुके नहीं, 30 मिनट ये झुके नहीं, ऐसा प्रयास करेंगे। और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ऐसा मन में धारणा बनाकर ये एक टास्क आपको मैंने दिया है। 30 मिनट कमर की हड्डी सीधी, और सबको करना पड़ेगा, शिक्षकों को भी करना पड़ेगा, अध्यापकों को भी। अध्यापक कुछ करें और विद्यार्थी कुछ करें, ये हो नहीं सकता है। इसलिए अध्यापक भी वही करेंगे, मेरा निवेदन है। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, कुछ पंक्तियां मेरे पूर्व के भाषण से, पूर्व के उद्बोधनों वक्तव्यों से आपके समक्ष अभी जो मंच संचालन कर रहे थे उन्होंने बताया। उसी पंक्ति को पुनः से लेकर मैं आपसे कुछ बातें अपनी निवेदित करता हूं। समस्याओं का आना, ये क्या है? ये जीवन का अंग है, पार्ट ऑफ लाइफ। समस्याओं से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, समस्याओं को पार कर जाना, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, अपने गोल को अचीव कर लेना, अपने टारगेट को हिट कर लेना, ये क्या है? आर्ट ऑफ लाइफ। क्या है? आर्ट ऑफ लाइफ। तो जो पार्ट ऑफ लाइफ है उसको कन्वर्ट कर देना है, उसको परिवर्तित कर देना है। किसमें? आर्ट ऑफ लाइफ। आर्ट ऑफ लाइफ
जीवन जीने की कला। कैसे करेंगे? समस्या आई जीवन में, ये सबके आती है। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन की समस्या अलग प्रकार की। बड़े होंगे, अभिभावक बनेंगे, गार्जियन बनेंगे, माता पिता बनेंगे, अथवा अध्यापक बनेंगे, अथवा समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप वैज्ञानिक बने, आप अच्छे किसान बने, आप अच्छे नेता बने, आप अच्छे किसी भी समाज जीवन के, तो समस्याएं तो आएंगी। कोई धरती पर ऐसा नहीं हुआ है जिसके जीवन में समस्या न। और कदाचित यदि किसी के जीवन में ऐसा हुआ कि समस्या नहीं आई और वो महापुरुष बन गया हो, आदर्श बन गया हो, उसका नाम हम याद करते हो, उसकी जयंती मनाते हो, ऐसा होता नहीं। जिसने जीवन में संघर्ष किया, कठिनाइयों को जिसने पीछे किया है, जिन्होंने मात दिया है, जिन्होंने कठिनाइयों को रोड़ा नहीं बनने दिया, अपने जीवन की बाधा नहीं बनने दिया। कठिनाइयां आई, लड़े, आगे, दूसरी बाधा, लड़े, आगे, तीसरी बाधा, लड़े, आगे, अंत में लक्ष्य उनको प्राप्त हुआ। वही महापुरुष। महापुरुष कोई मंगल ग्रह पे नहीं होते हैं, अथवा उनका जन्म कोई विशेष प्रकार से नहीं होता है, अथवा उनकी शिक्षा दीक्षा भी कोई अलग नहीं होती, उनकी डिजाइन अलग होती है। वो अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, अपना परिश्रम, अपना जीवन एक अलग प्रकार से जीते हैं। मैं विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता हूं, भगवान ने एक वस्तु अथवा एक व्यवस्था ऐसी कौन सी दी है जो सबको बराबर है? जो भी धरती पर आया उसको बराबर मिला। दिमाग। और दूसरा समय। तो समय ज्यादा सटीक उत्तर ऐसा लगता है। मैं दिमाग को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन लगता है कि समय सबसे ज्यादा क्या है? समय सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सटीक है। समय सबको बराबर मिला है। तो यदि बराबर समय मिला है तो परिणाम बराबर क्यों नहीं? रिजल्ट बराबर क्यों नहीं? देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री को भी 24 घंटे का समय, देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास भी समय 24 घंटा। आपके क्लास में जो टॉप करता है, जो फर्स्ट आता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उसके पास कितने घंटे? 24 घंटे। जो कदाचित फेल हो गया उसके पास कितने घंटे? 24 घंटे। घंटे बराबर है, परिणाम भिन्न है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? समय 24 घंटे रहते हुए परिणाम भिन्न। अथवा और सरल करता हूं, क्लास टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाता है ना। जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, उसके अनुरूप क्लास टीचर आपको पढ़ाता है। तो कोई टॉप करता, कोई 75% से अधिक अंक पाता, कोई 60% से अधिक, कोई 45% से अधिक, कोई फिर पासिंग मार्क पाता है, 33% नंबर पाता है। ऐसा क्यों होता है? मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर उधर मुझको देखो, आने जाने वालों को। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पढ़ाने वाला तो एक जैसा पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ने वाला अलग अलग प्रकार से पढ़ रहा है, सीखने वाला अलग अलग प्रकार से पढ़ रहा है। इसलिए रिजल्ट क्या है? वो अलग अलग है। पाठ्यक्रम एक है, पढ़ाने वाला एक है, परिणाम भिन्न भिन्न है। कोई टॉप कर रहा है, कोई कम पा रहा है, कोई उससे कम पा रहा है, कदाचित कोई फेल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई अलग अलग प्रकार से।
जैसे आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। एक जब आप इंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, स्नातक करना पड़ेगा, फिर परास्नातक भी कुछ लोग करते हैं। परास्नातक माने कोई एमए करेगा, कोई एमएससी, कोई एमकॉम, कोई एमबीए, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई विधि में कोई लॉ की पढ़ाई करेगा। तो आजकल तो एमबीए का बहुत स्कोप है, एमबीए का जमाना है। तो एक बच्चा एमबीए करने के लिए एक कॉलेज के गेट पे खड़ा हुआ था। मैं भी जो बात कह रहा था कि परिणाम भिन्न भिन्न क्यों आता है, रिजल्ट डिफरेंट क्यों है, परिणाम में भिन्नता क्यों है। एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, एक शिक्षक से पढ़ रहे हैं, एक पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, एक समय पे पढ़ रहे हैं, परिणाम भिन्न भिन्न क्यों है, रिजल्ट अलग अलग। कभी हमारी दृष्टि जाएगी उस पर क्या? कभी हमने विचार किया क्या कि ये टॉप क्यों किया, मैं इतना कम क्यों पाया? कभी हम सोचते हैं क्या इस विषय पर? यही सोचना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। यही सोचना और इसका समाधान निकालना, यही विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जब वो एक कॉलेज के गेट पर पहुंचा, कॉलेज को देखा, कॉलेज बहुत बढ़िया दिखा, तो वॉचमैन बैठा था बाहर। कौन बैठा था? वॉचमैन। वॉचमैन माने गार्ड, चपरासी जी। तो वो अपना बैठा था, तो वॉचमैन से उसने पूछा, कॉलेज ये कैसा है, मुझे एमबीए करना है, तो ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं, पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं? तो वॉचमैन ने कहा, नहीं कॉलेज बहुत अच्छा है, मैंने भी यहीं से एमबीए किया। बड़े बच्चे समझ गए, कॉलेज अच्छा है, एमबीए हमने यहीं से किया था। एमबीए करने के बाद बना क्या? मैं वॉचमैन को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी उपेक्षा भी नहीं कर रहा हूं, मैं अवहेलना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं भाई एमबीए भी उसने वहां से किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया होगा। कुछ विद्यार्थी देश और दुनिया की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे हो। वो वॉचमैन क्यों? वही जो भगवान ने बराबर हमको समय दिया था, उसका सदुपयोग, हाउ टू यूज, हमने उसका प्रयोग कैसे किया। समय तो बराबर था, समय बराबर था, पढ़ाने वाला एक था, पाठ्यक्रम एक था, परीक्षा की पद्धति एक थी, कोई बेईमानी नहीं किया किसी शिक्षक ने, न पढ़ाने में, न नंबर देने में, न कॉपी जांचने में। फिर परिणाम भिन्न भिन्न थे। परिणाम इसीलिए भिन्न है प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ाई कैसे की, हमने उसमें कितना मन लगाया, हमने उसमें कितना समर्पण किया, हमने अपना 100% दिया कि नहीं, हमने अपना 100% दिया कि नहीं। और एक बात आपको खूब गांठ बांध लेनी चाहिए, अपने दिल, दिमाग और अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। यदि वास्तव में भीड़ से अलग जाना है, कुछ विशेष बनकर कुछ कर जाना है, अपने जीवन को सफल बना देना, अपने जीवन को सार्थक बना देना है, तो अपने काम में 100%, 100 मीन्स 100, 99 नहीं होता। 100 माने कितना होता है? 100 माने 100 माने 99 नहीं, 100 माने 100। और जब तक 100 नहीं हो जाए तब तक छटपटाहट, तब तक बेचैनी, तब तक तड़प कि नहीं 100। फिर ऐसा कभी हो गया, नहीं अरे ठीक है, 99 भी बहुत होता है, नहीं 75 भी तो बहुत होता है, क्या करेंगे इतना नंबर लेकर। नंबर माने नंबर मत समझना, उसको कोई डिजिट मत समझना, अपना 100% देना अपने काम में, अपने कक्षा में, अपनी पढ़ाई में। दूसरा, जब आप 100% देने लगेंगे, एक शब्द और समझिए, एक होता है पढ़ने के लिए पढ़ना, एक होता है पास होने के लिए पास होना, एक होता है नौकरी के लिए पढ़ना। पढ़ना माने पढ़ने के साथ साथ अन्य काम भी आप उसमें जोड़ सकते हैं।
एक होता है इंजॉय करके पढ़ना, एक होता है आनंद से। अब समझिए परिणाम कैसे होता है। जिस काम को बोझ के नाते, दबाव के नाते, प्रेशर के नाते करते हैं, काम करने के लिए करते हैं, काम हो जाए टल जाए उसके लिए करते हैं, उसका परिणाम वो काम आपको थकाता है। जिस काम को आप सोचते हैं बस खत्म हो जाए, बस जल्दी जल्दी जल्दी, वो काम आपको थकाता है। क्या करता है? थकाता, मतलब थकान होती है। और जब जिस काम में आनंद आता है, जिसमें आप एंजॉय करते हैं, और सरल बोल दूं आपकी भाषा में, इसमें आपको मजा आता है, तो जिस काम में आपको मजा आता है उसमें कभी थकते हैं क्या? मान लो आपको खेलने में मजा आता है, तो खेलने में कभी थकान लगती है? नहीं। और जैसे ही कोई कह दे थोड़ा चलो पढ़ाई करो, सोई नींद आने लगे, सोई पेट दर्द कर ले, सोई सर दर्द करना होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी उसमें मजा नहीं। आपको आपके प्रत्येक काम में मजा आना चाहिए, प्रत्येक काम में। मैं छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूं। आप विद्यालय के लिए तैयार हो रहे हैं, मान लीजिए ड्रेसअप, आप कपड़ा पहन रहे, अपना यूनिफॉर्म, आपको उसमें मजा आना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि हम कपड़ा पहन रहे, हम स्कूल जाने जा रहे हैं, हम ड्रेसअप कर रहे हैं, हम मेकअप कर रहे हैं, आपको अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए। फिर आप स्कूल में आए, तो आप जब स्कूल में घुसे, अपने सहपाठियों को देखे, अपने मित्रों को देखे, अपने शिक्षक को देखे, अपने गुरु को, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। आप स्कूल पहुंचते आपको लगा अपने मंदिर में हम आ गए, तो आपको एकदम प्रसन्न हो जाना चाहिए स्कूल पहुंचते। मैंने देखा कुछ लोग अपना बस्ता लेके ऐसे लुढ़कते रहते हैं कि हे भगवान, जल्दी 3 बजे 2 बजे फिर भागे घर हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्लासरूम में, तो क्लासरूम जल्दी घंटा बजे, पता नहीं क्यों क्या, ऐसा एंजॉय करिए। एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ, एवरी मिनट ऑफ लाइफ आप एंजॉय करिए, प्रत्येक क्षण। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बाबा जी कितना बकबक करोगे, बंद करो जाओ। कुछ लोग आनंद ले रहे होंगे, नहीं क्या अच्छी बात हो गई। कुछ लोग सोच रहे होंगे कुछ देर और बोलते रहे, हो सकता है क्लास कम पढ़ना पड़े। अब सबके सोचने का प्रकार अलग अलग है। मेरा मत है एकदम एंजॉय जीवन के प्रत्येक क्षण को, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एंजॉय करिए, जो भी सिखाया जा रहा है कुछ अतिरिक्त आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए विद्यालय में यदि कुछ, जैसे भी मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, और ये आपके जीवन में इसको आप पालन करिए। मशीन पर मत टिकिए, मशीन पर आश्रित मत हो। मशीन माने जैसे भी बच्चियां गाना बजवाएं, फिर कुछ देर गा रहे उस पे गाएं, फिर अपने मुख से गाएं, फिर ऐसा कर नहीं, मशीन पे मत आश्रित हो। इसका प्रयोग करिए। इसका माने ब्रेन, इसको दिमाग आप कह रहे थे ना अभी, ब्रेन, इसका प्रयोग अधिक से अधिक करिए। जितना करेंगे जितना करेंगे जितना करेंगे वो उतना ही परिणाम देगा। हम मशीन पर आधारित हो गए, हम सब चीज मशीन पे, सब चीज मशीन पे, सब चीज मोबाइल पे, सब चीज मोबाइल पे। कुछ लोगों का तो जीवन ही मोबाइल हो गया, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे, चाहे अध्यापक, चाहे माता पिता, चाहे कुछ भी, कोई भी हो, वो सब दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल। वो पागल हो गए। अब बहुत दिन आपको पता चलेगा, बहुत 2-4 साल के अंदर ही आपको पता चलेगा, एक नए प्रकार का रोग, एक नए प्रकार का अस्पताल खुलेगा। उस अस्पताल में जानते हो कौन भर्ती होगा? मोबाइल रोगी, जो मोबाइल चलाते चलाते पागल हो गया। कैसे होता है जानते हो? आपको बताता हूं। घर में बैठे हैं 4 लोग, चारों मोबाइल चला रहे, भोजन कर रहे हैं, एक आदमी मोबाइल,
ये तो कहो नाक का छेद छोटा, नहीं तो नाक में चढ़। हाँ, पागल हो गया आदमी, पागल हो गया। पढ़ाई कर रहा मोबाइल में, अरे मोबाइल क्या चला रहे थे? या तो पढ़ाई कर लो, या तो मोबाइल चला लो, या तो भोजन कर लो, या तो मोबाइल चला लो। आज सड़क पे देख के गाड़ी चला रहे, मोबाइल चला रहे, खुद भी मार रहे, दूसरों को भी मार रहे। अभी कल की घटना हुई, मोबाइल चलाते। अरे ये मोबाइल तुम्हारे जीवन, मरोगे तो क्या मोबाइल लेकर मरोगे? तुम्हारे क्या अर्थी पे मोबाइल रखी जाएगी? तुम्हारी चिता पे मोबाइल रखी जाएगी? क्यों पागल हो रहे आदमी? सब आदमी पागल, दिन भर मोबाइल। तुरंत देखता क्या है, क्या? अरे कुछ नहीं आया यार, तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए आया उसमें, कुछ नहीं आया, कोई ज्ञान उसमें नहीं है, उसमें निरा मूर्खता की चीज है। देखो ये युग आईटी का है, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका विवेक के साथ प्रयोग करना। मशीन का, तकनीकी का, सूचना प्रचार के प्रौद्योगिकी का, इसका प्रयोग विवेक शून्यता नहीं होनी चाहिए, विवेकहीनता नहीं होनी चाहिए। हमको ये प्रयोग करने का तरीका पता होना चाहिए। हम भी रखते हैं मोबाइल, कब कितना उपयोग करना, मशीन का कितना, ब्रेन का उपयोग करिए। गणित के प्रश्न को आपको हल करना है तो ब्रेन लगाइए, कैलकुलेटर मत यूज करिए। कितना भी लंबा जोड़ हो, कितना भी लंबा घटाना हो, कितना भी लंबा गुणा भाग करना हो, आप दिमाग का प्रयोग। हर चीज मशीन। इसलिए सब काम मशीन से ही होने लगा, ब्रेन का प्रयोग कम, इसलिए ब्रेन उपयोग में भी नहीं आता। किसी से अचानक से कुछ पूछ दिया जाए, लोग ऐसे पागल से सुन रहे, ये क्या? क्यों? इसका प्रयोग बंद हो चुका। तो अधिक से अधिक अपने दिमाग का प्रयोग। दूसरा, अपने समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट, ये बड़ी बात है। अपने समय का सदुपयोग करिए, एक भी क्षण बर्बाद मत करिए, दोबारा नहीं आएगा। भोजन का कण और समय का क्षण, दो बातें समझिए। अन्न का एक एक कण और समय का एक एक क्षण, इसके महत्व को जो पहचान लेता है वही दुनिया में महापुरुष हो जाता है, वही दुनिया में कुछ बड़ा काम कर जाता है। जो नहीं पहचान पाता वो कॉमन पीपल, एवरेज पीपल, वो सामान्य मनुष्य की तरह, औसत मनुष्य की तरह जीवन जीते। तो अपने भोजन के कण को, समय के क्षण को पहचानिए, अपने लक्ष्य को, आपने जो भी गोल निर्धारित किया, आपने जो भी जीवन में लक्ष्य तय किया, उसको पाने के लिए एक बेचैनी, एक छटपटाहट जब तक न मिल जाए, जब तक प्राप्त न हो जाए, तब तक शांत नहीं होना है, तब तक आपको हार नहीं माननी है, तब तक मार्ग नहीं बदलना है। उसको जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक बाकी सारे काम सेकेंडरी हैं, बाकी सब काम द्वितीयक हैं, बाकी सारे काम गौड़ हैं, बाकी सब काम टाले जा सकते हैं। मुझे अपना लक्ष्य दिख रहा है। इसलिए जब अर्जुन से कहा गया, अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया था, पता है ना? तो पूछा गया आंख दिख रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं, आंख नहीं दिख रहा। तो लोगों ने कहा आंख नहीं दिख रहा तो निशाना क्या लगाया जाता है? तो अर्जुन को पूरी आंख नहीं दिख रही थी, अर्जुन को जहां निशाना लगाना था वो दिख रहा था। अर्जुन को आंख के भीतर काला वाला गोला दिख रहा था। जब लक्ष्य इतना दिखने लगे इस प्रकार से, तब वह लक्ष्य मिलता है। अब आप सड़क पे चल रहे तो आपको स्कूल नहीं दिख रहा, आपको बस भी दिख रहा, आपको पगडंडी भी दिख रही, आपको हरियाली भी दिख रही, आपको आने जाने वाले लोग भी दिख रहे हैं, कौन गया कौन आया, तो फिर क्या होगा? फिर लड़ोगे और क्या? जो 10 मिनट का समय लगना वो 20 मिनट लगेगा। तो लक्ष्य इतना सूक्ष्मता से, एकाग्रता से आपको दिखना चाहिए, तो उसका परिणाम आता है। क्योंकि मुझे कई कार्यक्रमों में जाना है और मेरी कथा भी चल रही है, 2 घंटे 3 घंटे बाद मुझे कथा भी गाना है, और फिर कभी अवसर मिलेगा तो खूब बातें आपसे हम कर लेंगे। अभी
2-3 बातें आपसे मैंने निवेदन किया है। अपने समय का सदुपयोग करिए, अधिक से अधिक बुद्धि का, मस्तिष्क का, ब्रेन का प्रयोग करिए। मशीन पर आश्रित मत होइए। समय का संयोजन, नियोजन, टाइम मैनेजमेंट। एक छोटी बात और आपसे बोल दूं, अपनी जो दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है, यदि गड़बड़ है तो ठीक करिए, गड़बड़ है तो ठीक करिए। नियत समय पर काम करिए। जगने का समय तय, भोजन का समय तय, सोने का समय तय, खेलने का समय तय, विश्राम का समय तय, मनोरंजन का भी समय एकदम टाइम टू टाइम। तो जो समय का सदुपयोग, जो अपनी दिनचर्या को अपने साध लेता है, वो निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं, कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो चाहोगे सो कर सकते। लोगों ने किया है, लोगों ने किया है। कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके जिले, आपके गांव, आपके पड़ोस, आप बगल में दिख सकता है। दुनिया में कोई आज तक बच्ची राफेल नहीं उड़ाती थी। दुनिया में कोई बच्ची नहीं उड़ाती थी। किसी भी देश में, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जहां राफेल बनता है, वहां की भी बच्ची नहीं उड़ा पाई। इस भारत की, इसी उत्तर प्रदेश और यही बनारस की शिवांगी सिंह बच्ची ने राफेल उड़ाकर पूरी दुनिया में अपने नाम किया। यही बदल गया। दुनिया के किसी देश में कोई नहीं उड़ा पाया, इसमें राफेल उड़ा। तो कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। अपने समय को पूरा दीजिए, 100% आनंद से एंजॉय करिए। बोझ के नाते न पढ़िए, न खाइए, न सोइए। पूरी दिनचर्या 24 घंटे में बोझिल नहीं होनी चाहिए, प्रेशर में नहीं। एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे की यात्रा करते रहिए। आपको आपका लक्ष्य मिले, आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए अपने विद्यार्थी जीवन को पूर्ण करिए और भारत के योग्य नागरिक बनिए। अपने माता पिता और अपने कुल का नाम रोशन करिए। अपने शिक्षकों और अपने शिक्षिकाओं को गौरव का अवसर दीजिए कि आप जैसे होनहार विद्यार्थी उनके छात्र थे, उनके शिष्य थे। तो आप सबके प्रति बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हुए अपने इस वक्तव्य को विराम करता हूँ। 2-4-6 क्वेश्चन जो आपके मन में हो, जो प्रश्न हो, जो कोई जिज्ञासा हो, वो आप हमसे पूछिए। तो 2-4-10 मिनट उसके उत्तर में भी कुछ बातें आपसे हो जाएंगी। फिर मैं आप सबको प्रणाम करके जाऊंगा। किसी के मन में प्रश्न आया, हाथ उठाओ। किसके आया? एक अंगड़ाई ले रहे हो कि हाथ उठा रहे हो? अच्छा नहीं, अच्छा एक अंगड़ाई ले रहे थे। हाँ, आ जाओ। अपना नाम बताना, अपनी कक्षा बताना, किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? सर्वप्रथम मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम नीलेश सिंह है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मैं आपसे, मेरे मन में एक प्रश्न था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या अध्यात्म से जुड़ने से भी कोई ज्ञान प्राप्त होता है, और अगर ज्ञान प्राप्त होता है तो किस प्रकार से है? यही आपसे प्रश्न। अच्छा, धन्यवाद। अध्यात्म, पढ़ाई लिखाई, तो ठीक है, प्रश्न आपका अच्छा है। अध्यात्म से भी ज्ञान प्राप्त होता है या पढ़ने लिखने से प्राप्त होता है? अब ज्ञान कैसा प्राप्त करना, ये इस पे निर्भर करता है। अब एक आपको एक व्यक्ति की, आपने सुना भी होगा, मैं बोलता हूँ, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी माने स्याही होता है, मसी माने स्याही, स्याही माने इंक, क्या? इंक। मसी कागज, कागज माने कागज, छुयो नहीं, और हाथ में पेन गई नहीं। कौन थे वो? कबीरदास। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और कबीरदास ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे कि उस पे लोगों ने पीएचडी की, प्रोफेसर हुए, 2-2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह पा रहे। जिसके हाथ में कलम और कागज नहीं गई, उसके दोहों को याद करके लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं, उनके नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, और उनके नाम पर लोग बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, वेतन पा रहे हैं। ठीक है। पढ़ाई लिखाई का जो प्रश्न है वो ऐसा है,
कि अध्यात्म में दो विधा है, एक तो शास्त्र अध्ययन करिए अथवा शरीर साधिए, दो। तो अभी जो युग चल रहा है, अभी वो दूसरे प्रकार का है। इसमें हिमालय की कंदराओं में रह के, इसमें गुफाओं में रह के अपने शरीर को तपा कर ज्ञान अर्जित करना, वृक्ष के नीचे जैसे महात्मा बुद्ध को हुआ, आपने सुना होगा। वो एक वृक्ष के नीचे बैठे और बहुत सारे प्रश्न मन में चल रहे थे, धीरे धीरे ध्यान में उतरते चले गए। एक राजा के बेटे थे, पूरा राजपाट को लात मार के छोड़ कर आए थे। तो उनको एक, मैंने बोला था अभी अपने भाषण में, एक तड़प थी उस ज्ञान को प्राप्त करने। या तो उतनी तड़प हो जाए कि सब छोड़ के चले जाओ, न शरीर का भान, न माता पिता का भान, न संसार का भान, न खाने का भान, न पीने का भान, कुछ भी शरीर का भान नहीं है, तब तो वो अध्यात्म का ज्ञान आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको छोटा बालक ध्रुव, ध्रुव का नाम सुना है ना, वो ध्रुव तारा जो है, आपने देखा होगा कभी, सुबह जल्दी जगे होंगे, वो भोर में ही दिखता है, 3 बजे के आसपास ही दिखता है, सुबह जब नहीं दिखता। वो ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। छोटा बालक ध्रुव पद स्थान पा गया, भगवान ने उसको आकर स्वयं दर्शन दे दिया। या तो उतनी तड़प हो, तब तो अध्यात्म का ज्ञान आपको स्वतः मिल जाएगा, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। लेकिन वर्तमान युग जैसा, जैसे मेरे परिचय में बताया, मैं ठीक है अध्यात्म के लिए देश दुनिया में जाके प्रवचन करता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई बहुत की है, बहुत पढ़ाई किया। तो पढ़ाई का अपना महत्व है। बिना गुरु के, बिना पढ़ाई के, बिना शस्त्र अध्ययन के, बिना शास्त्र अध्ययन के अभी वर्तमान युग में आपको कठिनाई होगी। इसलिए मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई के साथ एक आध्यात्मिक जीवन बने, हमारा जीवन आध्यात्मिक बने। आध्यात्मिक माने क्या? एक आदर्श जीवन, उसी को मैं आध्यात्मिक कहता हूं। हमको अपनी जिम्मेदारी का बोध रहे, हमको अपने माता पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, हमारे शिक्षक के प्रति, हमारे विद्यार्थी के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति और अपने स्वयं के प्रति। हम क्यों आए हैं इस संसार में, हम अपना महत्व जान जाए। तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत अनिवार्य है, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। अध्यात्म का मार्ग कठिन होता है, तलवार के धार के जैसी होता है, तलवार की धार जैसा, कभी भी फिसले तो कट जाएंगे। इसलिए अध्यात्म का मार्ग आपके पढ़ाई लिखाई के मार्ग से ही होकर गुजरेगा। इसलिए अभी जितना अच्छा पढ़ लेंगे, जितनी अच्छी अपनी पढ़ाई कर लेंगे, आपको आगे अध्यात्म के मार्ग में चलने में बहुत सुविधा होगी। जैसे मेरे परिचय में आया आपके, मैंने हाई स्कूल किया, मैंने इंटर किया, मैंने बीए किया, मैंने एमए किया, मैंने एलएलबी किया, मैंने पीएचडी किया, मैं नेट किया, मैं जेआरएफ किया, मैं सब किया, लेकिन नौकरी नहीं किया, नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा था, पढ़ाई के लिए पढ़ रहा था। तो आज इस मार्ग में आपके सामने बैठा हूँ, बढ़िया हट्टा कट्टा मोटा ताजा आपसे बात कर रहा हूँ। जी सर, धन्यवाद। अध्यात्म का यही मार्ग है। धन्यवाद सर। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम करिश्मा बिंद है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि मतलब हम हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। जैसे हम कोई वीडियो देख लेते हैं या किसी का, जैसे आपका भी हम लोग सुन लेते हैं तो बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर हम वैसे ही हो जाते हैं, जो करते रहते हैं वैसे ही करने लगते हैं। तो हम हमेशा अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? बहुत अच्छा प्रश्न। हम अपने को लगातार मोटिवेट कैसे रखें, लगातार एनर्जाइज कैसे रखें, कैसे हमारी ऊर्जा बनी रहे। हाँ बस अब जितने खड़े, बस 1 2 3 आप मत ले आना, बस प्रश्न इतने पर्याप्त है। हाँ जितने हैं उनका ले लूंगा बस। तो लगातार किसी भी काम को करने के लिए एक जो शब्द है उसको समझिए। हिंदी और अंग्रेजी उसका दोनों बताता हूं। एक है अभ्यास। क्या है? अभ्यास। अभ्यास की अंग्रेजी बोलो प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए एक पंक्ति प्रयोग में की जाती है ना, मोटी, प्रैक्टिस मेक्स मैन। ठीक। तो जो अभ्यास है वो आप, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं,
जैसे मैं प्रवचन करता हूँ, 4 घंटे रोज बोलता हूँ मंच से, व्यासपीठ से, तो वो 4 घंटे बोलने के लिए और 4 घंटे में अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, कोई सुनता हूँ। वो क्या है? वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस है। वो जैसे आप समझिए, आप अपने जीवन में उदाहरण उसको ले सकते हैं। जब आपका एग्जाम आता है, परीक्षा आती है, तो जो सामान्य दिन में पढ़ते तो उससे ज्यादा पढ़ते हो कि नहीं? उससे ज्यादा आप चैतन्य रहते हो कि नहीं? उससे ज्यादा आप अलर्ट रहते हो कि नहीं? हो सकता है रोज उठने में आप आधे घंटे 20 मिनट का आगे पीछे कर लो, लेकिन जब एग्जाम रहता है तो बिना अलार्म के उठते हो कि नहीं? वो अलर्टनेस कैसे रहती है? वो अलर्टनेस इसलिए रहती है क्योंकि आपको पता है कि हम कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। हमेशा मोटिवेट रहने के लिए एक तो आपको मैंने जो विषय दिया, आपका प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। एक भी क्षण आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, एक भी क्षण। तो जब प्रत्येक क्षण जीवन का महत्वपूर्ण है तो आप उसी अलर्टनेस के साथ, आप उसी चैतन्यता के साथ, आप उसी महत्व के साथ सदैव सजग रहेंगे। और मोटिवेशन के लिए एक दूसरों की बात से मोटिवेट होना तो एक अच्छी बात है, ये सेल्फ मोटिवेट। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए जरूरी ये है कि आप अपने महत्व को पहचानें। मैंने वो भाषण में चूंकि सब बातें नहीं बोली जाती, आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप कीड़े मकोड़े नहीं हैं, आप एक यूनिट हैं, आप एक पर्सनालिटी है, आप कोई भीड़ के हिस्से नहीं है, आप कोई विशेष है। हम सामान्य नहीं हैं, हम बहुत विशेष हैं। तो जब हम विशेष हैं तो हमको विशेष काम करना है, हम स्पेशल है तो हमको स्पेशल काम, हमको कुछ नया देकर, कुछ बड़ा देकर देश को जाना है, समाज को जाना है। हम अपने महत्व को जब समझते रहेंगे कि हमारा बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। और आपको जब ये लग जाएगा कि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमको बहुत महत्वपूर्ण काम हमको अपने जीवन में करने हैं, तो आप मोटिवेट रहेंगे। लक्ष्य से मत हटिए, लक्ष्य की ओर एकाग्रचित रहिए, लक्ष्य साधक बने रहिए, तो आप हमेशा जैसे ही डाइवर्जन आता है, जैसे ही आप डाइवर्ट होते हैं तो आप अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं। डाइवर्ट नहीं होना, एकदम केंद्रित, जैसे मैंने बताया अभी मछली किया, तो अपने लक्ष्य के प्रति जितनी देर टिके रहेंगे, जैसे मैंने कहा 30 मिनट कमर की हड्डी सीधी रहे, बहुत लोगों की झोंकी होती, यही होता है, यही मोटिवेशन के साथ है, यही लाइफ के प्रत्येक अंग के साथ। हम भूल जाते हैं, हम भुलक्कड़ लोग हैं, हमको बहुत देर कोई बात टिकती भी नहीं है, अच्छे वो भूल, तो वो याद रखना, बार बार बात चलता है, तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, गुरुजी प्रणाम। मैं पुंजिता दुबे कक्षा 11 की छात्र हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भगवान और विज्ञान में क्या अंतर है? आज के छात्र छात्राओं में क्या होता है कि वो पढ़ने हैं तो अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, वो क्या है वो सब कुछ भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, धन्यवाद। अच्छा प्रश्न है। भगवान और विज्ञान और संस्कृति, संस्कृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कल्चर। तो दोनों बातों को मिला जुला के मैं आपको उत्तर देता हूँ। भगवान और विज्ञान एक है, अलग नहीं है। भगवान और विज्ञान एक है। और जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है, जो अपने संस्कारों को भूल जाता है, वो इतिहास के पृष्ठ से सदा सदा के लिए गायब हो गया, कोई उसको याद नहीं रखता। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने के लिए कहते हैं कि नहीं हम क्या जरूरत है संस्कृति, अरे फालतू की बात, ये ओवर स्मार्ट। ऐसे लोग जानते हो क्या होता है? ये कुछ नहीं प्राप्त होता, कुछ जीवन में न माया मिली न राम, ऐसा सुना होगा कभी आपने, है माया मिली न कुछ नहीं मिला। ऐसे लोगों को जीवन में कुछ नहीं मिलता जो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने पूर्वजों को, अपने जीवन शैली को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने तीर्थों को, अपने मानबिंदुओं को, अपने बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को, देश समाज राष्ट्र के लिए मर मिटने वालों को भूल जाते हैं।
जो अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने पहनावा, अपनी पहचान, अपनी व्यवस्थाओं को जो भूल जाते हैं वो जीवन में अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। उनको कोई उनकी न पहचान होती है, न उनकी कोई सामर्थ्य होती है, ना उनको दुनिया कभी प्रणाम करती है, ना वो दुनिया के लिए कभी कुछ कर सकते हैं। तो संस्कृति को मानना ये हमारा मूल दायित्व है, ये कर्तव्य है। संस्कृति की परिभाषा लंबी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सामान्य अर्थ में जिसको भी संस्कृति समझते हैं, कल्चर समझते हैं, यद्यपि कल्चर शब्द से संस्कृति को पूरी अनुवादित नहीं होती है, वो एक परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, फिर भी क्योंकि आप विद्यार्थी, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि वो आपको बचा कर रखनी है। आप दुनिया में करें, दुनिया में कहीं जाए, जिन्होंने अपनी संस्कृति बचा कर रखी वो पूजित हो गए। हम लोग कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। क्यों रहा सारे जहां से अच्छा? बड़ी बड़ी संस्कृतियां मिट गई, रोम की संस्कृति मिट गई, मेसोपोटामिया की संस्कृति मिट गई, बहुत सारी संस्कृतियां मिट गई। कोई आगे क्यों? क्योंकि उसको मानने वाले धीरे धीरे कम हो गए। भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति अभी बची हुई है। क्यों? क्योंकि उसको मानने वाले, उसके लिए मर मिटने वाले लोग जीवित हैं। दूसरा, विज्ञान और भगवान दोनों एक। हम किस भगवान की पूजा करते हैं? सुबह उठते हैं, भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं कि नहीं? भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं कि नहीं? जल देते हैं। तो सूर्य को विज्ञान से अलग कर सकते हो क्या? हमने पूजा की है, किसकी? सूर्य। हमने पूजा की है वृक्ष की है कि नहीं? भगवान ने गीता में क्या बोला है? वृक्षाणाम अस्वस्थो हम, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। किसने बोला ये? भगवान कृष्ण ने बोला है। तो हम वृक्ष की पूजा करते हैं कि नहीं? वृक्ष विज्ञान है कि नहीं? हम नदी की पूजा करते हैं, जल की करते हैं कि नहीं? हम बोलते हैं बोली गंगा मैया की। गंगा मैया कौन है? तो पूजा कर हम प्रत्यक्ष रूप से विज्ञान की ही पूजा करते हैं भगवान के रूप में। इसलिए सर्वाधिक पूरी दुनिया कहती है वैज्ञानिक धर्म को यदि है तो कौन सा है? अपना सनातन धर्म है। हिंदू तो जो वैज्ञानिक है उसमें कहीं पर कोई अड़चन नहीं है। तो हम तो भगवान की पूजा विज्ञान के रूप में करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्मार्ट, फॉरवर्ड, एडवांस बनने में अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं। मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है? पूरी दुनिया में कोई, आप नाराज मत होना, वो कोट पैंट सूट पहनने वाले आप भी पहने हो, पहनते रहना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोट पैंट सूट पहन के लोग गए थे अमेरिका के शिकागो में, और विवेकानंद जी कैसे गए थे? विवेकानंद जी गए थे भगवा कपड़ा पहने, साफा बांधे। तो लोग जब वो चल रहे थे, अब मेरी बात से आपको एक उत्तर मिल जाएगा। तो विवेकानंद जी जब सड़क पे चल रहे थे अमेरिका के, तो कुछ वहाँ के लोग हंस रहे थे, कह रहे क्या ये, क्या नॉनसेंस है ये ड्रेस सेंस है, ये क्या है, मतलब ये कौन सा, कहीं कुछ नहीं है, उल्टा पुल्टा ऐसे लपेट। आपने देखा साधु कैसे पहनता, ऐसे लपेट लेता है। तो अब समझिए भारत की संस्कृति का। आपने संस्कृति प्रश्न किया था, बड़ी सुंदर प्रश्न। तो विवेकानंद जी का उपहास उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। तो विवेकानंद जी एकदम पीछे थे। जब कई बार सबने हंसी उड़ाया तो कह, सुनिए आप मेरे कपड़ों पे हंस रहे हैं। आप उस देश के रहने वाले होंगे, अर्थात पश्चिम, अर्थात गोरे। आप उस देश के रहने वाले होंगे जिस देश में व्यक्ति की पहचान कपड़ों से होती है, लेकिन हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके कैरेक्टर से होती है, उसके चरित्र से होती है। हम उस देश के जब रहने वाले हैं, जिस देश की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है, उसके कैरेक्टर से होती है। तो अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। मुझे इतना ही आता था। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ। मैं अभिषेक मौर्य क्लास 11 का छात्र हूँ। जैसा कि आपने अभी कहा कि हर एक व्यक्ति विशेष है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि
हम अपने अंदर की विशेषता को कैसे पहचाने? हम विशेष हैं, इस विशेषता को कैसे पहचानें? जैसे हम लोग जैसे साधु महात्मा माला जपते हैं ना, माला जपते राम 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 सीताराम 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 सीताराम, तो एक तो 100 बार यही बोला करो हम विशेष हैं, हम विशेष। आई एम नॉट अ पीपल, कॉमन पीपल, आई एम नॉट अ जनरल मैन, मैं विशेष हूँ, आई एम वेरी स्पेशल, आई एम वेरी स्पेशल, आई एम। क्योंकि पहले पता होना चाहिए कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ। उसके लिए आप कुछ प्रयोग करें। हम विशेष हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो दुनिया में जो भी विशेष लोग हुए, 2-4 नाम तो आप भी बताओगे ना, जो आप अपने जीवन में किसको विशेष मानते हो? चलो बताओ अभी तक जो भी। किस क्लास में? 11वीं 11वीं कक्षा में है। आप 10 नाम ऐसे बताइए जिनको आप विशेष मानते। 10 जो भी कोई भी। स्वामी विवेकानंद, 1, महात्मा गांधी, 2, कोई बात नहीं, आप घबराओ ना, आराम से सोच के बोलो। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे, बहुत सुंदर। और अभी कुछ युवा हैं जैसे MBA चाय वाला, MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे, और जैसे आप भी हैं। अच्छा, थैंक यू यार, खुश कर दिए तुमने। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। इतना भी पर्याप्त है, बहुत नाम आपने दे दिया, इतने नाम में। और मेरा ही आगे बहुत है यार, हम तो इसी में हमारा नाम मुश्किल। बहुत अच्छे नाम। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा, ये टास्क है। आप इनकी 5-5 विशेषताओं को अपने कॉपी में लिखना कोशिश। स्वामी विवेकानंद के जीवन की 5 विशेषता, महात्मा गांधी के जीवन की 5 विशेषता, नरेंद्र मोदी के आवाज में, अच्छा इधर ठीक, नरेंद्र मोदी के जीवन की 5 विशेषता, एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की 5 विशेषता। उन विशेषताओं को आप पढ़िए, उनको जीने का प्रयास करिए, आपको ध्यान में आ जाएगा आप उनसे बहुत विशेष अभी भी है। नरेंद्र मोदी के जीवन की घटना कौन नहीं जानता है? नरेंद्र मोदी के बारे में सबने जाना है ना। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचते थे कि नहीं? उनकी माँ दूसरों के घरों में जाके मजदूरनी का काम करती थी कि नहीं? देश ही नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता इस समय यदि कोई है तो कौन है? नरेंद्र मोदी है। सोचिए तो, वही अपनी विशेषता को पहचान लिया तो आप बहुत विशेष हैं। कोई कभी भी कहां पर पहुंच जाए कोई जानता नहीं। ऐसे लोगों के जीवन से आप विशेष बातों को निकालिए, जो बातें आपको प्रभावित करती हैं उनका जीवन में अभ्यास करिए, उनको जीवन में बार बार उतारने का प्रयास करिए और आपको ये भान में आ जाएगा कि हम उनसे विशेष हैं, हम एक सामान्य नहीं हैं। हमको परमात्मा ने इतनी इंद्रियों से युक्त करके इसीलिए विशेष बनाकर भेजा है। आप भी धीरे धीरे आपको भी अपनी विशेषता का, विशेषज्ञता का, अपनी स्पेशलिटी का आपको ध्यान रहने लगेगा, आने लगेगा। जिनका भी आपने नाम लिया है, उनकी समय नहीं तो मैं उनकी बहुत सारी विशेषताओं को मैं आपको बतलाता हूँ। तो ऐसे लोगों के, विशेष लोगों की विशेष बातों को रिकॉल करिए, उनको बार बार सुनिए, बार बार देखिए, आपको भी अपनी विशेषता का ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद। महाराज जी आपके चरणों में नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि आज की जो जनरेशन है हर कोई टेंशन में, डिप्रेशन में है। इस पर महाराज जी उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो सुसाइड कर ले रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं? ठीक, प्रश्न में समझ गया। वो धरती के सबसे मूर्ख लोग क्या हैं? मूर्ख माने मूर्ख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, तो दो फूल है, एक बच्चियां लेके बैठी हैं, या तो ये बन जाओ और या तो वो बन जाओ फूल, या तो फूल बन जाओ या तो फूल बन जाओ। एक तय आप करिए, आपको कौन सा फूल बन जाओ। ये जो शहीदों के मार्ग में उड़ाए जाते हैं, बलिदानियों के मार्ग में उड़ाए जाते हैं, वो भी तो मरते हैं।
पूरा देश नमन करता, पूरा देश आंसू बहाकर उनको विदा करता है। एक 20 साल 22 साल से लेकर 30-40 वर्ष तक के लोग देश की सीमा के लिए आप कल्पना करिए डिप्रेशन में आते क्यों हैं लोग। माइनस टेम्परेचर हम लोग तो अभी 12, 13, 14, 15, 20, 22 में बैठे, माइनस टेम्परेचर में उनकी पत्नी घर पे, उनके बच्चे घर पे, उनके माता पिता घर पे, माइनस टेम्परेचर पे देश की सुरक्षा के लिए वहां पर सियाचिन में डिगे हुए हैं। वो तो नहीं डिप्रेशन में आ रहा, पता नहीं किस क्षण गोली चले, किस क्षण हमारे प्राण जा सकते हैं। मेरी पत्नी घर में, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरे माता पिता के बुढ़ापे की लाठी छिल जाएगी। कभी डिप्रेशन में आया कोई नहीं। हम बड़े अच्छे हाथ पैर से परमात्मा ने हमको भेजा है, सारी इंद्रियां जागृत है। जीवन में जो कामचोर है, जो आलसी है, जो कुछ नहीं कर सकता है, वही डिप्रेशन में जाता है। जिसको अपने ऊपर भरोसा है कि हम पत्थर से भी, पहाड़ से भी पानी निकाल सकते हैं, वो कभी डिप्रेशन जो अरे अभी आपने सुना कि नहीं, कई किलोमीटर पत्थर से रास्ता, अभी पद्मश्री उनको मिला, नाम मुझे बोलना, दशरथ माझी। माझी, तुम जानते हो। देखो आप सोचो, तो माझी के जीवन में आइडियल बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, तो क्या है डिप्रेशन कौन सी चीज है? ये नया प्रकार का एक रोग है। हम बहुत डिप्रेशन, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। तुम मूर्ख, तुमको कुछ नहीं, तुमको जीवन में कुछ नहीं करना। जो आलसी है, जो कामचोर है, वही डिप्रेशन में जाता है, वही आत्महत्या करता है। आत्महत्या करना पाप है, कान खोल के सुन लो। हैं वैसे तो आत्महत्या अधिकतर जिस कारणों से करते हैं मैं वो बोलूंगा नहीं, समझ गए ना? हाँ, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही, समझ गए। परमात्मा ने तुमको इंडिविजुअल पर्सनालिटी बना के भेजा, तुम किसी के लिए कूद के मर जा रहे हैं। जो क्या मतलब, आप सोचो तो किसके लिए? वो कोई मतलब सड़क चलते कोई आपसे मिल गया और आप उसके लिए मर गए। वो माता पिता भूल गए जिन्होंने तुमको पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, कोई सड़क चलते तुमको मिल गया, कोई कुछ भी बोल दिया, अरे मैं तुमसे बहुत, मैं सब बोल नहीं रहा, समझ लो। ये पागलपन है भाई। वो कुछ तुमसे प्यार वार नहीं करता, फालतू बात है। वो प्यार करता है ना तो वो करती है, कुछ नहीं करेंगे। प्यार में तो मिटना पड़ता है, प्यार में तो खोना पड़ता है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित। ओ ये परम प्रेम की परिभाषा लोग तुम हमको नहीं मिली, हम कूद रहे, मर जाए। तुमको पहले ही मर जाना चाहिए था, तुम लंबा जी गए, तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे। फिर मैं आपको, कोई डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं है। व्यक्ति बहुत अपने को कमजोर कायर बना लेता है। और मैं तो, आपने नाम खुद बताया है, ऐसे महापुरुषों को जीवन से कुछ सीखिए जिनके पास कुछ नहीं। हमारे पास तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा घर मिला, बहुत अच्छा स्कूल मिला, बहुत अच्छे से हम खा पी रहे हैं। परमात्मा ने कम से कम किसी प्रकार की कमी नहीं दी है हमको। हम डिप्रेशन में जाए, जिनके पास कुछ नहीं था, दाने दाने के मोहताज, उन्होंने इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए क्या नहीं किया। अब्दुल कलाम का घर में देख कर आया हूँ रामेश्वरम में, मैं स्वयं देख के आया, कुछ नहीं। वो देश का राष्ट्रपति एक अटैची लेकर गया राष्ट्रपति भवन में, एक ही अटैची लेकर वापस चलाया, एक भी सामान उनके अतिरिक्त नहीं, अपार मिसाइल मैन हो गए, मिसाइल। वो तो मेरा मत है, डिप्रेशन में ऐसे महापुरुषों को नमन करिए, उनको प्रणाम करिए, उनका चेहरा, उनका अपने घर में फोटो लगाओ उनकी, सुबह शाम देखो अब्दुल कलाम को, सुबह शाम देखो विवेकानंद को। एक दिन आपके अंदर भी वो विवेकानंद स्वयं प्रकट हो जाएगा, आपके हृदय से बोलेगा, तुम स्वयं विवेकानंद हो, जो चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अंतिम प्रश्न, हमको भागना है विलंब। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। मैं उत्कर्ष सिंह कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं विगत 2 वर्षों से आपकी कथाओं को प्रतिदिन 1 घंटे श्रवण करता हूँ। और मैंने आपकी कथाओं में सुना है कि किशोरावस्था सबसे खतरनाक अवस्था होती है। सुने तो ये बात। और हम सभी इस अवस्था में पहुँच चुके हैं। और इस अवस्था में होता है कि माता पिता या गुरुजन कुछ भी बोलते हैं तो हमें बड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होता है।
और मन भी शांत नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और इस अवस्था को कैसे दागा जाए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, वाह, और इसके लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। इनके लिए जोरदार। एक तो हमारा कथा कहना सार्थक हो। इस अवस्था के लोग, इस उम्र के लोग यदि राम कथा 1-1 घंटे सुन रहे हैं तो अब इस भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई बता नहीं सकता, कोई मना, कोई रोक नहीं। और अब राम पैदा होंगे, जिस कारण से मैं कथा बोलना शुरू किया था कि अब देश में राम कथा सुनी न जाए, देश में राम बने, राम पैदा हो, घर घर में राम बने, विद्यालय विद्यालय में राम बने, हृदय हृदय में राम प्रकट हो। किशोरावस्था सबसे खतरनाक अवस्था है। आपने चूंकि कथा में सुनी, आप सबको भी मैं बताऊं, मैं अपनी कथाओं में बोलता हूँ किशोरावस्था। ये आती कब है? ये आती है 12 साल 13 साल से लेके 21-22 साल तक रहती है। एक 10 वर्ष, वैसे तो 7 वर्ष है आइडिया, लेकिन 10 वर्ष तक किशोरावस्था रहती है। उन्होंने समस्या भी बताई, माता पिता और गुरु यदि कोई भी टोके वो हमको खराब लगता है। मैंने अपनी कथाओं में इस पंक्ति को बोला है, आपके सामने भी बोलूँ। इस धरती पर सबसे अभागा वो है, अभागा माने भाग्यहीन है, अनलकी। कौन? जिसको कोई टोकने वाला नहीं है, जिसको कोई डांटने वाला नहीं है, जिसको कोई बोलने वाला नहीं है, वो धरती का सबसे भाग्यहीन व्यक्ति है, अभागा व्यक्ति है। सबसे भाग्यशाली वो है जिसको कोई डांटने वाला, बोलने वाला, टोकने वाला, मना करने वाला, सही रास्ते पर ले जाने वाला, जिसके जीवन में कोई भी व्यक्ति है, वही सबसे भाग्यशाली है। तो एक तो मान कर चलिए, हाँ छोटे बच्चे समझ गए, हाँ बजाओ, कोई बात नहीं। आपके जीवन में यदि कोई टोकने वाला, कोई बोलने वाला, कोई मना करने वाला, कोई ठीक दिशा पर ले जाने वाला, कोई मार्गदर्शक, कोई मार्गदर्शन करने वाला यदि कोई है, तो पहले तो उनको आप हृदय से धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए। चाहे वो कोई भी हो, माता पिता को चिड़चिड़ाना, वो थोड़ा सा, मैंने उसका भी कारण बताया है। इस समय शरीर में रजोगुण बनना शुरू होता है, तो जब रजोगुण बनता है तो ये सत्व गुण पर हावी हो जाता है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, कभी समय मिला फिर बताऊंगा, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो किशोरावस्था से पहले और किशोरावस्था, यद्यपि तीनों हमेशा रहते, पूरे जीवन रहते, लेकिन सतोगुण ही हावी रहता किशोरावस्था के पहले और किशोर। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उसमें रजोगुण बढ़ने लगता है, तो वो रजोगुण के कारण एक मन में चिड़चिड़ाहट रहती है। लेकिन मैंने आपको उसका उपाय बताया है। वो चिड़चिड़ाहट तब दूर हो जाएगी जब आप किसी को ये मान लेंगे कि नहीं, ये हमारे लिए गुरु का काम कर रहा है, इसकी भूमिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो हमको ये कह देता भैया समय से उठ जाओ, क्यों सो रहे बिस्तर पे, पड़े रहते हो। अब हमको लगता है तुम सोने भी नहीं देगा, चले आए सुबह सुबह जगह। और ठंडक में कोई कंबल से निकाले, सबसे बड़ा दुश्मन वही लगता है। उस समय लगता है कि बस अब हो जाए, फिर देख ले, समझ ले, जो भी कंबल से निकाल ले, अंदर से जो जो होता सब जान ही रहे हो क्या होता। तो लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए, हम ये बात समझ लें, हमको टोकने और डांटने वाले उसका कोई हित नहीं है। आपको कोई टोकता है, आपको कोई डांटता है, उसमें उसका क्या लाभ? उसका नुकसान है, सर्वथा नुकसान है उसका समय व्यर्थ हो रहा है, उसका बीपी बढ़ रहा है, उसका आपको डांट रहा है, आपकी गालियां लोग सुन रहा है, तो कुल मिलाकर लेकिन आपको टोक रहा है, डांट रहा है, इसलिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए पहले उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को जीवन में स्थान दीजिए, जीवन में उसको महत्व दीजिए, जीवन में उसको स्तुत्य भूमिका में रखिए, प्रणम्य भूमिका में रखिए कि ये प्रणाम करने योग्य मेरे जीवन का कर्ता धर्ता है, मेरा मार्गदर्शक है। तो आपकी जो किशोरावस्था एकदम ठीक दिशा पर चलेगी। और वास्तव में किशोरावस्था को सार्थक करना है तो मैंने बहुत सारी बातें कथाओं में बोली और आपने सुने होंगे, तो समझ लीजिए कि जीवन की सबसे खतरनाक अवस्था यदि किशोरावस्था है, तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था भी किशोरावस्था। किशोरावस्था जिनकी सध जाती है, जिनकी सुधर जाती है, जिनकी किशोरावस्था ठीक दिशा में चलने लगती है, ठीक दशा को प्राप्त हो जाती है, ठीक मार्ग पर चलने लगती है, जो किशोरावस्था में सावधान होकर जीवन जीने लगते हैं, उनको जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी उनको लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण
समाप्त अवस्था किशोर अवस्था है। डांटने मारने टोकने वालों को जीवन में महत्व दीजिए। ठीक है भैया उत्तर जी, धन्यवाद। अब प्रश्न समाप्त, मेरा समय भी समाप्त। विद्यालय परिवार के प्रति बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यह सुखद अवसर दिया। आप जैसे अच्छे प्रिय विद्यार्थियों से मुझे